अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम न हो सकी, नया महाज खुल गया, इंतखाबी निशान खतरे में, इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी गई। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की जरदारी से राहें जुदा करने की तस्दीक, नून लीग से इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले की जगह किसी और निशान पर इलेक्शन में जा सकती है? इसके साथ बात करेंगे डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी, अदलिया और पार्लिमान पर भारी, पायलट्स बहाली मामला कमेटी के इख्तियारात उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इस्तेहकाक कमेटी में अरकान फट पड़े। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अदालती फैसला मेरिट के खिलाफ करार दे दिया। सेनेट इस्तेहकाक कमेटी ने 82 पायलट्स 15 रोज में बहाल करने का हुक्म दे दिया। कमेटी इजलास का हवाल जानेंगे सेनेटर सलीम मांडवी वाला से। इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि 1 करोड़ से जायद घरेलू बिजली के सार्फिन से बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने इजाफी अरबों रुपए की वसूली की है। अरबों रुपए की इजाफी वसूली के खिलाफ नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। और इसके साथ सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने ब्रीफिंग में मजीद क्या इंकशाफात की हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कसब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। सबसे पहले उन्हें बात कर लेते हैं। मांडवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के खिलाफ मामला इस्तेहकाक कमेटी तक आखिर क्यों जा पहुंचा? जी देखें ये मसला को अब काफी महीने हो गए हैं जो ये सेनेट कमेटी में चलता रहा, फिर इसकी सब कमेटी बनी, फिर उसने अपनी फाइंडिंग्स पेश की कमेटी को, फिर ये रिपोर्ट जाके सेनेट में अडॉप्ट हुई और उसके बाद ये जाके ये कोर्ट में पेश हुई। तो ये काफी अरसे से चलता रहा और हमें जो इशू कमेटी को पेश किया गया सिविल एविएशन की तरफ से वो था कि जी इन पायलट्स को 262 टोटल पायलट से 180 को रीइंस्टेट कर दिया गया और ये 82 पायलट्स रीइंस्टेट इसलिए नहीं हो रहे थे कि इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई थी। ठीक। और वो एफआईआर रोक रही थी पायलट्स के लाइसेंस को दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए। तो हमने ये सारी एक्सरसाइज की डीजीसीए के, सिविल एविएशन के और मिनिस्ट्री के कहने पे, और वो एफआईआर खत्म कर दी कोर्ट में। उसके बाद डीजीसीए आए हमारे पास और वो कहते हैं कि मैं तो इस डिसीजन को नहीं मानता, मैं तो इसके खिलाफ अपील कर रहा हूं। तो किस चीज की अपील कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि मुझे तो ये एफआईआर खत्म करनी है, तो आप किस चीज की अपील करने जा रहे हैं? हमने तो आपके लिए ये सारी एक्सरसाइज की ताकि ये एफआईआर खत्म हो और आप ये लाइसेंसेस रीइंस्टेट कर सकें। तो उस वजह से फिर अब हमने प्रिविलेज किया कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने पूरी सेनेट से ये एक्सरसाइज करवाई कि ये एफआईआर खत्म हो, और उसके बाद जब कोर्ट्स ने ये एफआईआर खत्म कर दी तो आपने एक नया स्टांस ले लिया। तो ये बेसिकली प्रिविलेज की रीजन थी। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। हम आपसे कोई इकानमी पे, सियासत पे भी बात करेंगे बाद में, लेकिन क्योंकि आज ये कमेटी का बड़ा अहम इजलास था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था एज हिज़्ब आदत के। वहाँ पे आते हैं, बहुत सारी खबरें मिलती हैं, उस मिनिस्टर साहब भी आए थे, सेक्रेटरी साहब, आप भी सारे। तो एक चीज़ मैंने नोट की कि सेक्रेटरी साहब जो हैं वो उन्होंने मादरत की, आपसे भी की कि लास्ट कमेटी मीटिंग में जो डीजी साहब थे, मुर्तज़ा साहब मेरा ख्याल उनका नाम है, तो बहुत ज़्यादा रूड थे आपके साथ, बहुत ज़्यादा मतलब मिसबिहेव किया उन्होंने, जिस पे आज उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने मादरत की। लेकिन इंटरेस्टिंगली डीजी साहब जो हैं उन्होंने खुद मादरत नहीं की। क्या वजह थी कि सेक्रेटरी साहब मादरत कर रहे थे आपसे, लेकिन डीजी साहब जिन पे सारा इशू आ रहा था कि उन्होंने शायद मिसबिहेव किया लास्ट मीटिंग्स में, उन्होंने सॉरी नहीं किया? सर वो इसलिए जी कि कभी आज तक मेरे ख्याल उन्होंने प्रिविलेज कमेटी में वो आए नहीं थे, उनको पता नहीं था कि प्रिविलेज का मतलब क्या है, प्रिविलेज का के मेरे खिलाफ प्रिविलेज क्या एक्शन क्या हो सकता है कमेटी का। और सेक्रेटरीज जो होते हैं ना जनरली सर, दे अंडरस्टैंड कमिटीज, दे अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट क्या चीज है, वो क्या कर सकती है, क्या एक्शन ले सकती है और किस तरीके से एक गवर्नमेंट ऑफिसर को वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो सेक्रेटरी साहब ने, मेरा नहीं ख्याल कि डीजी साहब से पूछा भी, मगर वो कन्विंस थे कि अगर डीजी को वो बचाना चाहते हैं तो दिस वाज द ओनली वे। हालांकि हमने कोई अपॉलजी उनसे मांगी भी नहीं। जी, आई वाज देयर, मैंने देखा आपने डिमांड नहीं की कोई ऐसी चीज, और मैंने उनको कहा भी कि मुझे आपकी अपॉलजी नहीं चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट अपॉलजी नहीं है,
क्योंकि अक्सर ऑफिसर्स आके अपोलोजाइज करते हैं और अपना, जैसे नेशनल बैंक का केस था, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ने अपोलोजाइज किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मैटर क्लोज हो गया जी। मगर हमारा केस अपोलॉजी का नहीं है। ठीक, तो सर जो आपका केस है उसके अंदर जब फर्दर एक डेडलाइन भी दी गई है जो आपकी ज़ेली कमेटी की सिफारिशात थी, तो आप कितने % आप पूरी उम्मीद हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद 100% हो जाएगा? देखिए सर, मैं कुछ नहीं कह सकता इस वक्त, मगर अगर 15 दिन में नहीं हुआ तो कमेटी का जो सेंस यही है कि दिस डीजी वी विल आस्क फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज पोजीशन। अच्छा सर, और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया बट टू आस्क फॉर हिज रिमूवल। ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है केयर टेकर सर, ये होगा अनवारुल हक काकड़ साहब, ये आपकी कमेटी के मेंबर थे, आपकी सदारत के नीचे उन्होंने बड़े अरसा वो कमेटी में बैठे रहे, आते रहे, वो करते रहे, अपना पार्टिसिपेट भी करते रहे। आप बड़े अरसे से इस मसले को लेकर चल रहे हैं और आपको सिविल एविएशन की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। मैं तो कोई तीसरी चौथी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये बात, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखना या उनके नोटिस में लाना या उनको ये कहना कि आप इस कमेटी के मेंबर हैं, एक दिन तशरीफ़ लें, और इतना बड़ा अहम इशू है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त फ़्लाइट्स हैं, जैसे आज बताया भी गया है कि यूरोप और इसकी यूके की फ़्लाइट्स हमारी 3-4 साल से बैन है, जब से उन्होंने कहा था, सरवर खान साहब ने बोगस और पैलेट्स की बात की थी, लाइसेंसेस की, और ये भी बताया गया, उन्होंने डीजी साहब ने मेरा ख्याल बताया कि इसकी वजह से 70 बिलियन रुपीज़ का PIA को नुकसान हो चुका है। तो आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को क्यों नहीं इन्वाइट करते कि मीटिंग में ज़रा आएँ, सुने, ज़रा देखें वो कारकर्दगी जो आपने भी कहा उनको 3 साल से अभी तक PIA जो है, एविएशन जो है, यही डीजी साहब जो है, बाकी लोग ये यूके की फ़्लाइट्स नहीं बहाल करवा सके, यूरोप की फ़्लाइट्स बहाल नहीं करवा रहे, 70 बिलियन का लॉस हुआ है। तो सर आप प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं इन्वाइट करते मीटिंग में, सर आएँ और ज़रा सुने सारी प्रोसीडिंग्स। सर हम कर सकते हैं बट प्राइम मिनिस्टर जनरली मीटिंग्स में कोई ट्रेडिशन नहीं है उनका आना। तो सर इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम, मांडवी वाला साहब, इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम, वो इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है सर, इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जी जी जी। तो आप उनको इनिशिएटिव लें। अगर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो आई विल गो दैट रूट। आपने अच्छी बात की है और मैं सोच भी रहा था कि मैं उनको लेटर भी लिखूंगा इस इशू के ऊपर। जी अच्छा सर, बल्कि मैं जितने इश्यूज वहाँ देखता हूँ, कल मैंने वहाँ पे अटेंड की थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, आज प्रिविलेज की थी, मेरा दिल किया, मुझे पता है आपको पता है सो ड्रीमर टाइप लोग हैं, कि मेरे बस में होता तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मैं ज़रूर ये उनसे रिक्वेस्ट करता कि इस तरह के मीटिंग में अगर वो बैठना शुरू कर दें 1-1, 1.5 घंटा, इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो सकते हैं और पता चल सकता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी लोग कहाँ पे हिच जो है ना क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा एक सारी इसको आगे लेके चलते हैं, उनकी जो डिफेंस लेवल था डीजी साहब का, उन्होंने बार बार कहा, जो आप सेनेटर्स ने जिसको इग्नोर किया, उन्होंने कहा जनाब जो सेनेट कमेटी की फाइंडिंग थी, इंक्वायरी रिपोर्ट थी जो आपकी ज़ेली कमेटी ने बनाई, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मानता इसको, ना मैं अदालत की फाइंडिंग मानता हूँ। आपका ख्याल है कि अगेन एक वो DMG अफसर जो है उन्होंने बताया जी मैं PS का हूँ, मैं वहाँ से उधर से आया, एयरफोर्स से आया और मुझे यहाँ पे इंडक्शन हुई। एक DMG अफसर जो है वो ये कह रहे हैं मैं तो सेनेट को मानता नहीं, इसकी रिपोर्ट नहीं मानता। सर तो आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं सर इसके बाद? सर मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आज तक मैंने कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, स्पेशली DMG ऑफिसर को ये बात करते हुए नहीं देखा। एग्जैक्टली इसलिए क्लासरा साहब मैं समझता हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। आज तक मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ये नहीं कहते हुए देखा कि मैं कोर्ट को नहीं मानता, मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता। इसका मतलब ये हो गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते जी। तो ये तो देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। सीरियसली आप खुद भी जरा इस पे गौर करें। नहीं सर, मैं आइदर आज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन और ही हैज नो क्लू व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। सर खकान मुर्तजा साहब जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, वी हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है जो उन्होंने पेश किया। लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ आई, आप सर 10 सेनेटर बैठे थे, बड़े जहीन लोग बैठे हुए थे, किसी ने इस बात को नहीं पकड़ा कि वो बार बार कह रहे हैं जी मैं तो सेनेट की रिकमेंडेशन, सेनेट की रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट को मानता नहीं मैं। और उन्होंने कहा जनाब ये तो कोई इसकी हैसियत ही नहीं है। एंड नन ऑफ यू सर इस पे एजिटेट किया ना, चेयरमैन साहब ने, कमेटी मेंबरान ने, आपने भी उनकी इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया कि सेनेट या इसकी रिपोर्ट जो है? नहीं, हमने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। सेनेट की रिपोर्ट कोर्ट ने मान ली। मजे की बात आप ये देखें, और वो कहते हैं मैं नहीं मानता। तो अच्छा सर अब फैसला क्या हुआ है सर अल्टीमेटली, क्या कहा? फैसला ये हुआ क्लासा साहब 15 दिन दिए कमेटी ने कि आप इन पायलट्स को रीइंस्टेट करें और हमें बताएं, अगर आप नहीं करेंगे तो देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली अगेंस्ट यू।
अच्छा मांडविला साहब, मैं इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा। कुछ केस इसी कमेटी के कुछ मामला थे बहुत एक दो कंपनी से रिलेटेड, उनके जो हेड्स थे उन्होंने आने से पहले कमेटी के मेंबर्स और चेयरमैन को ना कहीं से कॉल करवा ली, और जब वो आके पेश हुए तो सारा मामला ठंडा हो गया। अब ये जो क्लास साहब जिसको पॉइंट आउट कर रहे थे मुसलसल, इन्होंने भी आने से पहले कोई कहीं से कोई कॉल तो नहीं करवाई थी? नहीं, बट कोई मामला ठंडा तो नहीं हुआ। ठंडा नहीं था, में तो बहुत गर्मा गर्मी थी, बहुत ज्यादा। मामला बिल्कुल ठंडा नहीं था। लेकिन वो जो उन्होंने लाइन ली हुई थी ना, वो बड़ी परेशान कुन थी। नहीं, उन्होंने कोई लाइन नहीं ली हुई थी, वो तो वही चीज रिपीट कर रहे थे जो जिस कमेटी में हमारा इनके साथ झगड़ा हुआ था। और कल भी क्लासरा साहब, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, कल मेन कमेटी का इजलास है 11:30 बजे। ये किसका सर? एविएशन की जो मेन कमेटी है ना। अच्छा, कल उसका इजलास है, मतलब आपका इजलास है, उसके एजेंडा में भी पायलट्स का इशू है। मतलब ये है कि आप कल की मेरी सुबह को नींद फिर खराब करना चाहते हैं कि मुझे अलार्म लगाना पड़ता है। अगर आप जाग गए तो अच्छा हो जाएगा। आई विल कम ओवर सर, ऑफ कोर्स, कि मेरे लिए खबरें होती है, बहुत सारी स्टोरीज होती है मेरे लिए। अच्छा सर, जो एक चीज अब उनकी जरा साइड ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। जो बात वो कहते हैं डीजी साहब या खकान मुर्तज़ा साहब, वो बार बार कहते हैं कि जनाब के इनके टेस्ट जो थे पैलेट्स के, इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं, इनके पास वो लाइसेंसेस नहीं हैं, अगर हैं तो इनके बोगस हैं, टेम्परिंग हुई है, फॉर्जरी हुई है, चीटिंग हुई है। तो वो कहते हैं इनको कैसे मैं क्लियर करके दे दूं जिन लोगों पे। और वो कहते हैं FIA ने भी इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, इनके खिलाफ FIRs भी हुई, इनके खिलाफ दीगर चीज़। वो कहते हैं इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं इसमें, तो मैं कैसे इन तमाम लोगों को क्लियरेंस दे दूं कि जनाब कि इनको बहाल कर दें और इनको जाने दें। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल गलत और बिल्कुल झूठ बात कर रहे हैं आप। मैंने इसीलिए तो उससे पूछा कि ये 180 पायलट कैसे रीइंस्टेट हुए। इनके भी तो आपने कहा था कि जहाज लाइसेंस जाली है, ये कैसे रीइंस्टेट हो गए भाई? बल्कि आप ये कह रहे थे कि मैं अगर ठीक सुना है कि कुछ ऐसे लोगों को भी उन्होंने लाइसेंस कैंसिल किए हैं या उनके सस्पेंड किए हैं जो रिटायर हो चुके हैं, 60 साल रिटायर हो चुके हैं। और कुछ मैंने आपको जिक्र किया स्टूडेंट पायलट है जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अच्छा, जो उनको भी किया है सारा सर जी? उनको अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया। अच्छा, एक और बात वो कह रहे थे जो थोड़ी सी उनके साइड ऑफ द स्टोरी है। वो ये कह रहे थे कि जो कुछ गुलाम सरवर खान साहब ने किया, कैबिनेट का फैसला था, इमरान खान साहब ने उनको अथराइज किया कि आप जाएं पार्लियामेंट में और ऐलान कर दें कि जितने PA के पायलट जो हैं इनके लाइसेंसेस बोगस हैं और फ्रॉड है, ये है। तो उनका कहना था ये आने से 6 महीने पहले की ये सारी प्रोसेस है, मैं तो 6 महीने बाद आया हूँ, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इन पायलट्स के लाइसेंस कैंसिल करने में, सस्पेंड करने में। सो व्हाई एंगर एट मी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था सर। मुझे अगर मैं ये बात एक्सेप्ट भी कर लूं तो इन्होंने 3 साल से क्या किया उसके बारे में? नहीं, वो तो कह रहे हम इंक्वायरीज कर रहे थे, हमने केसेस बनाए, चीटिंग पकड़ी, लोगों को FIA में लेकर गए, FIR दर्ज करवाई, लोग गिरफ्तार भी हुए। वो तो कह रहे ये सब चीजें पहले हो चुकी थी। वो तो ये क्लेम कर रहे थे ना कि ये हर चीज पहले हो चुकी थी मेरे आने से। तो भाई आप 3 साल क्या करते रहे? आपने कौन सा मसला हल किया 3 साल में? अच्छा सर, एक और वो उसमें बात कह रहे थे बार बार, पिछली कमेटी में भी कहा, आप भी कहा उन्होंने, उनका कहना था कि बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, कंसिक्वेंसेज हैं जो भी प्रोसेस हो रहा है पाकिस्तान के लिए, PIA के लिए, सब के लिए। तो उन्होंने आपसे एक रिक्वेस्ट की, लास्ट टाइम भी की, अब की दफ़ा कमेटी से की, लेकिन कमेटी एंटरटेन नहीं कर रही। वो कहते हैं हम आपको यहाँ पे एक ब्रीफिंग देने को तैयार हैं, इसमें ऑफ द रिकॉर्ड या कहें या ऑफ कैमरा कहें, क्लोज डोर कहें, तो ये मीडिया नहीं होना चाहिए, दीगर के इससे इंटरनेशनल मीडिया वगैरह आता है और इससे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो आप उनसे ब्रीफिंग ले क्यों नहीं लेते कि उनसे सुना जाए कि वो कौन सी ऐसी बातें? कल वो ब्रीफिंग देंगे ना? नहीं, वो कहते हैं हम ऑफ कैमरा देना चाहते हैं, मीडिया की मौजूदगी में नहीं देना चाहते। दैट्स व्हाट ही सेड। ऑफ द कैमरा 3 साल से ये हमें ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं और ये हमें ब्रीफिंग कई दफा दे भी चुके हैं ऑफ कैमरा। ये सारी क्लासरा साहब कहानी है इनकी इनकॉम्पिटेंस की, इनके फेलियर की। अच्छा मांडविया साहब, इनका फेलियर है, इनकॉम्पिटेंस है, मान लेते हैं। आप खुद बड़े वेल अवेयर, वेल कनेक्टेड और बहुत से मामलात की बहुत गहरी समझ बूझ रखते हैं। जो सारा कुछ मामला हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ, PIA को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, क्या आपकी कमेटी ने इस एंगल से इन मामलात को देखने की कोशिश की कि जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया उसके पीछे कोई और प्लानिंग या किसी और को कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं था कि ऐसी चीजें स्टेटमेंट आए और बहुत तेजी के साथ इंप्लीमेंटेशन हो, लाइसेंस कैंसिल हो और किसी और को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कोई बेनिफिशियरी हो? कमेटी ने इस एंगल से मामलात को देखे और फ्यूचर में ऐसे मामलात का कोई तदारुक करने के लिए कोई स्ट्रेटजी सामने आई आपके पास?
जी, मुझे तो सिर्फ ये फील हुआ है कि पाकिस्तान की एविएशन को नुकसान पहुंचने के लिए ये सब किया गया है, और हमारी अपनी लोकल एयरलाइंस, हमारी पीआईए को नुकसान पहुंचा है। इससे बाहर की एयरलाइंस तो बढ़ गई हैं, आपके मुल्क में उनकी फ्लाइटें भी बढ़ गई हैं, तो नुकसान किसको हुआ? आपकी लोकल एविएशन को हुआ, आपकी इंडस्ट्री को हुआ। दूसरों ने तो इसका फायदा उठाया है, बाहर की कंपनीज ने, बाहर के मुल्कों ने तो इसका फायदा उठाया। अच्छा सर, आप क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इन तमाम इश्यूज को समझते हैं, ये पीआई की प्राइवेटाइजेशन कहाँ तक पहुंची है सर? आपकी क्या इतलात हैं सर? सर देखें, पीआई की प्राइवेटाइजेशन पे तो लास्ट टाइम हमारी यही बात हुई थी कि भाई आप इसको ट्रांसपेरेंट करें, इसका तरीकेकार बेहतर करें, इसको प्रॉपरली एडवर्टाइज करें। अब लास्ट जो हमने सुना कि जी इन्होंने लोगों को प्राइवेटली बुलाया और उनको कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप ले लें, आप कोई बिड तैयार करें, जब हम ये लेके आएंगे ऑफर मार्केट में तो आप लोग तैयार हो जाएं। अरे सर, कहा जा रहा है कि हमारे बिग पॉलिटिशियन जो हैं, उनके कोई बिजनेसमैन भी यार दोस्त हैं, तो वो बैठ के इस तरह की बिडिंग तैयार की जा रही है कि इतना बड़ा एसेट है, साफ ज़ाहिर है वो किसी और तीसरे को तो नहीं दिया जा सकता। तो कुछ आ रहे हैं कि लाहौर के कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके जो हमारी माजी में रूलिंग लीड रही है उनसे बड़े तल्लुकात हैं, तो इस तरह की, और इस तरह माजी में बैंक्स भी दिए गए हैं, आपको पता है बैंकों को भी इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की गई जिसमें रूलिंग लीड का शेयर वगैरह है। आप तक भी ये खबरें पहुंच रही हैं कि पीआईए को कोई अगेन इसी तरीके से फ्रंट मैनों के जरिए इसको बेचा जाएगा सर? जी बिल्कुल, ऐसी बात सुनने में आ रही। आप तक भी पहुंची हुई है सारी ये बात? जी जी जी। अच्छा सर, रूजवेल्ट के हवाले से भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि उसको भी बेचने के लिए फवाद नफास साहब जो है ना वो बड़े बेचैन है। दरमियान में हमने सुना था कि शायद उसको फुल स्टॉप किया जा रहा है कि नहीं, इस एसेट को अभी नहीं बेचना, लेकिन फिर उनके पे खबरें आना शुरू हो गई कि रूजवेल्ट जो है उसको भी शायद इसी तरीके से उसको सेल किया जाए। अब ज़ाती तौर पर इस हक में है कि पीआईए को भी प्राइवेटाइज किया जाए और रूजवेल्ट जो है उसको भी बेच दिया जाए। सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सर देखें, द पॉइंट इज कि पीआईए को अगर हम प्राइवेटाइज कर लें और डेट रिटायरमेंट के लिए ये रूजवेल्ट को बेचना चाहते हैं, अगर ये आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, देखें पीआईए इज अ नेशनल कैरियर जी। एयर इंडिया भी उन्होंने प्राइवेटाइज की, किसको बुलाया? जो ओरिजिनली एयर इंडिया का ओनर था, टाटा को, और उन्होंने बैठ के उनके साथ प्रॉपरली निगोशिएट करके उनको एयर इंडिया का कंट्रोल दिया। तो हमारे यहाँ तो ऐसी सिचुएशन है नहीं। अब अगर इन्होंने किसी फेवरेट को या अपने किसी चाहने वाले बंदे को एयरलाइन देने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली हम तो उसको अपोज ही कर सकते हैं ना। हम तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि पीआईए उठा के किसी को आपने जिसको आपकी मर्जी है दे दी। लेकिन सर, जो अभी इन्होंने प्रोसेस अडॉप्ट किया है, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करके पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस और बिडिंग डॉक्यूमेंट शेयर किए जा रहे हैं, क्या ये फेयर कंपटीशन के मुताबिक ये दुरुस्त है बात? अगर आप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कमेटी का सर इस पे रोल बनता है ना सर? वो की है कि जी इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया है, और वो भी मुझे नहीं पता कि और कौन कौन फाइनेंशियल एडवाइजर किस किस ने बिड दी थी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, उसका भी प्रोसेस हमें क्लियर नहीं है। बस यही पता है कि ईएनवाई को इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया है फॉर पीआईए प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, कल जो आपकी मीटिंग हो रही है जिसका बता रहे हैं सिविल एविएशन का, उसमें पीआईए को आपने कोई अपने एजेंडे पे रखा है कि फवाद नफास साहब या कोई भी जो इस मामलात को देख रहे हैं, मिनिस्टर साहब जो हैं, वो आके ब्रीफिंग दें कि इस हवाले से जो आप बता रहे हैं कि पहले से ही अगर आपने प्री प्लान करके सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो फिर इसका ये प्रोसेस का क्या फ़ायदा है सारे का? बिडिंग कितनी ट्रांसपेरेंट होगी? कोई आपकी कमेटी में आ रहा है ये एजेंडा कल? नहीं, ये एक्चुअली एविएशन कमेटी का हिस्सा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की कमेटी अलग है। बट मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ कि उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा सर, आज क्योंकि उस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं बार बार कहता हूँ फाइनेंस कमेटी को हेड करते हैं, ये आईएमएफ के साथ मामलात आपका ख्याल है हो गए हैं सेटल, मुआहदा वगैरह जिसकी बात हो रही $70 करोड़ की, या अभी आपका ख्याल है कुछ उसमें रहता है? तो वो कहाँ तक पहुँचे सर? और ये रुपीज़ जो है एक जगह रुक गया है 285 पे, हम देख रहे हैं डॉलर की वो रुक गई है, 285 ही रहेगा या जो हमें कहा जाता था कि 250 तक आएगा आफ्टर आईएमएफ की ये ट्रांच के रिलीज के बाद? आप क्या देख रहे हैं सर? साहब, इसमें तो देखें आईएमएफ की जो हमारी उनसे बातचीत हुई थी, जिसपे हमने उनको लेटर भी इशू किया है कि हम मार्च में नए प्रोग्राम में जाएंगे और मार्च में नई गवर्नमेंट आएगी जो उससे नया प्रोग्राम। अभी तक जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की है, नए प्रोग्राम पे अभी तक कोई बातचीत नहीं चल रही।
तो ये जितनी उनकी विजिट्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, ये ऑन गोइंग प्रोग्राम पे हो रही हैं। तो ये इस पे जो जो एक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट ने लेने थे वो उन्होंने ले लिए हैं। तो ये आपका प्रोग्राम जो है मार्च में जाके कंप्लीट हो जाएगा और जितनी आपकी डिस्बर्समेंट होनी है, जितनी चीजें होनी है, वो सब हो जाएंगी। तो डॉलर रेट को कैसे देख रहे हैं? 285 286 पे स्टेबलाइज हो देखिए, जाएगा? डॉलर रेट विल ऑल डिपेंड ऑन द रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अगर हमारे रिजर्व सही रहे, इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में, कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारी सही रही, तो आप देखिएगा कि ये डॉलर का रेट और कम हो सकता है। मगर अगर नहीं रही तो ये डॉलर का रेट और आगे भी जा सकता है। सर, वहाँ पे ये भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम के साथ और उसके साथ मिलिट्री लीडरशिप भी बैरून मुल्क दौरों पर थे, बिलखुसूस मिडल ईस्ट के दौरे पर, और वहाँ से अनाउंसमेंट होती रही, MOUs हुए मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और $70 बिलियन की बात की गई कि गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। क्या फाइनेंस के टीम ने या किसी गवर्नमेंट साइड से कमेटी को, फाइनेंस की कमेटी को अब तक कोई ऑन बोर्ड किया गया है कि ये जो सरमायाकारी होनी है, ये इसका क्या तरीक़ेकार है, ये G2G बेसिस पर है, किन शोबों में है, और किस टाइम के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टार्ट होगी? इसकी अभी तक कोई ब्रीफिंग किसी को नहीं दी गई। तो अच्छा सर, जरा सियासी मामलात पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि आप एक अदद सेनेटर भी हैं और बड़े अरसे से सेनेट की प्रोसीडिंग में चलाते रहे हैं। सर क्या मामला चल रहे हैं? जरदारी साहब आए थे, दरमियान में तूफान उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया अहमद मीर साहब को, फिर कोई बिलावल साहब को नसीहतें की, तो कुछ उसके बाद गायब हो गया पीपल्स पार्टी यकदम। फिर हमने देखा नवाज लीग का अपना बहरान शुरू हो गया, आजकल खान साहब हैं वो अपनी मुश्किल में हैं। तो आप लोग कुछ अरसे के लिए आते हैं, सरफेस होते हैं, फिर इधर उधर होकर फिर वापस चले जाते हैं। सर तो क्या सिचुएशन है सर इस वक्त जरदारी साहब की? सर कोई लेटेस्ट? सर इस वक्त लासा साहब कोई सिचुएशन नहीं है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर द इलेक्शन शेड्यूल। तो इस वक्त तो सब इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आएगा नहीं आएगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो ये वापस चले जाने वाली बात नहीं है। इस वक्त सारी पार्टियां यही चीज, और हमारे भी इसी तरह हम टिकट्स लोगों से मांग रहे हैं, एप्लीकेशंस मांग रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, उनको टिकट्स दे रहे हैं। ये प्रोसेस अपनी जगह चल रहा है। मगर ये जो आप फील कर रहे हैं ना कि एकदम से क्वाइटनेस आ जाती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नो इलेक्शन डेट एंड शेड्यूल। डेट तो है मगर शेड्यूल नहीं है। अच्छा तो जब तक शेड्यूल नहीं आता जी, तो पार्टियां जो हैं वो चुप ही रहेंगी। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अब वो अपनी इंटेंशन को उन्होंने नहीं छुपाया। वो कहते हैं वो सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए वो बड़े कीन हैं कि मार्च में जब ये इलेक्शन सारा प्रोसेस हो जाता है, सेनेट के नए इलेक्शन भी आज सेनेटर्स भी आ जाते हैं, तो सीट खाली होनी है आरिफ अलवी साहब की। तो सुनने में आ रहा है कि जनाब के मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो बड़े कीन है इसमें कि सीट ये उन्हें मिलनी चाहिए, अभी से वादा करें उनके साथ। अच्छा, जरदारी साहब के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भी उस सीट के लिए हैं कि ठीक है जी हम बिलावल को उम्मीदवार पिच नहीं करते, मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बना लें, लेकिन उसके बदले में सिंध और ये प्रेसिडेंसी हमारे हवाले कर दें। तो मौलाना साहब की और जरदारी साहब की दोस्ती बड़ी पुरानी रही है। बल्कि मौलाना साहब को याद होगा 2002 में इलेक्शन के बाद जरदारी साहब तो तकरीबन वज़ीर आज़म बनवा चुके थे मौलाना फजल रहमान साहब को, वो तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं मानी थी। तो क्या लगता है सर कि जरदारी साहब जा रहे हैं प्रेसिडेंसी में या उनके दोस्त मौलाना फजल रहमान साहब की जवाबदारी देंगे वो? लासा साहब देखें, ये ख्वाहिश हो सकती है, बट इस वक्त तो प्रेसिडेंसी दूर की बात है। इस वक्त तो मेन इशू है इलेक्शन का। पहले बोला 5 तारीख को शेड्यूल आ रहा है, फिर बोला 7 तारीख को आ रहा है, अब मैंने आज सुना है कि वो कहते हैं कि 15 तारीख को। ना 15 तारीख इज द लास्ट डेट। 15 तारीख को अगर शेड्यूल नहीं आया तो इसका मतलब कि इलेक्शन फरवरी 8 को नहीं होंगे। ये आपने ख्वाहिश का इजहार किया, किसकी ख्वाहिश? जरदारी साहब की ख्वाहिश या मौलाना फजल रहमान साहब की सदर बनने की ख्वाहिश? मुझे नहीं पता, ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ। आपसे मैं सुन रहा हूँ कि मुझे नहीं पता किसकी ख्वाहिश है सर। मेरे तो मौलाना साहब ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा मौलाना साहब की ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा, जरदारी साहब भी कर सकता हूँ कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊँ। अच्छा, जरदारी साहब आपको पता है वो बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करते होते हैं। वो तो अपने एक हाथ में हो तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलने देते, तो वो तो अपने पत्ते बड़े खामोशी से खेलते हैं। लेकिन अंदर की खबरें जो मेरे तक पहुंची हैं वो इस बात पे हैं कि जनाब के ठीक है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं तो फिर सदारत पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। उनकी ख्वाहिश भी है सर, ऑल दो नहीं वॉन्ट से इट अनलेस इट्स डन। सर मुझे तो कभी उन्होंने इस किस्म की बात की नहीं, ना मैंने कभी उनको ऐसी बात करते हुए कहीं सुनी है। तो मेरा ख्याल है दिस इज ऑल स्पेकुलेशन।
चलो अगली जी, दफा ठीक। आपकी मुलाकात हो तो उनसे पूछ लीजिएगा और कोई अंदर की खबर फिर हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा मैं साहब। जरूर पूछूंगा जी, जरूर पूछूंगा। चले, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्ट करने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान के जो रवाबित हैं नून लीग के साथ मजीद गहरे हो रहे हैं और इसके साथ साथ जब वो इत्तेहाद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के निकात के ऊपर कुछ सवालात उठाए और अब मौलाना फजल रहमान भी वही बात करें। क्लास साहब, ये क्या माजरा है कि मौलाना फजल रहमान साहब चाहते भी हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन साथ वो कहते हैं कि बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ दिन के वक्त तो पुलिस होती है, रात को मुसल्ला लोग होते हैं, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ऐसे हैं कि कोई सियासी सरगर्मी भी नहीं हो सकती। तो फिर कैसे इलेक्शन कैंपेन चलेगी, जलसे होंगे और इलेक्शन का इनेकाद होगा? ये क्यों डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं? पहले की बात है, डाउट्स इसलिए भी क्रिएट नहीं होने चाहिए और करने भी नहीं चाहिए। हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर है कि जनाब कि इस पे कोई क्वेश्चन भी रेज नहीं करना, बात भी नहीं करनी, और क्योंकि फैसला आ चुका है सो लिहाजा इलेक्शन होंगे। लिहाजा हम तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो हमारे लिए ज़्यादा क्रेडिबल है रादर दैन किसी सियासतदान के वो कहे जी होंगे नहीं होंगे। उनका मसला है, वो जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने। हम तो अदलिया की जो बात है उसी पे खड़े होंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सबसे जो बदतरीन इलेक्शन हुए थे इन हालात में, जी अगर आपको याद हो, वो हुए थे 2008 वाले। जी, बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड। इससे ज़्यादा वायलेंट तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना, कि पूरी एक टॉप एक लीडर थी वो आई असैसिनेट हो गई। इसके बावजूद इलेक्शन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मेरा कल फरवरी में हुए थे, वो भी अगर उसी में इतने हुए थे जी, बिल्कुल फरवरी में हुए थे, वो भी यही हालात थे। सिंध वाज बर्निंग, पंजाब वाज बर्निंग, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन थी, वायलेंस था। अच्छा, फिर उस वक्त ताज़ा लाल मस्जिद का आपको पता है वहाँ पे ऑपरेशन हुआ हो, तो लाल मस्जिद की वजह से पूरे मुल्क में उस वक्त तो वो सुसाइडल बम्बिंग हो रही थी, जो स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में पहली दफ़ा लाल मस्जिद के बाद हुई थी। सबसे मैं कहता हूँ तारीख के इंतहाई खौफनाक किस्म के वायलेंट इलेक्शन जो हमने देखे उससे पहले और बाद में, वो उस वक्त के थे। और उस वक्त के इलेक्शन जो थे वो आपके सामने है, उनका नतीजा आया और प्रोसेस आगे चलता रहा। इवन बाद में हमने देखा इल्ज़ाम लगते थे, 2013 वाले इलेक्शन में भी देखें, उस वक्त भी ANP वाले शिकायत करते थे कि वहाँ पे वो तालिबान के जो अटैक्स होते थे वो ANP के जलसों पे होते थे, और बहुत सारी उनकी बड़ी क़यादत जो है उन जलसों में जान भाग भी हुई थी। आपको जब बिलोर साहब थे, बहुत बड़ा टारगेट बने थे पेशावर में, दीगर चीज़ें। और वो उस वक्त ये इल्ज़ाम लगता था कि ये जो है सारे के सारे ये तालिबान जो हैं ये उनके जलसों पे क्यों हमले करते हैं, ANP के, दीगर के और पार्टी, मतलब खान साहब पे ज़्यादा स्पेशली आता था कि अगेन किसी पे नहीं होना चाहिए था। हर बंदे की इंसानी जान जो है बहुत ही कीमती है। फिर भी 2013 के जो इलेक्शन जो थे उस वक्त समझते थे कि खान साहब के जो है उनको सपोर्ट देने के लिए इस तरह की सिचुएशन, इल्ज़ाम लगते थे उनके, वो लगाते थे। अब आते हैं मौलाना साहब पे। मौलाना साहब जो है कुछ अर्सा पहले इन्होंने, आपको याद होगा, ये कहा था कि जनाब कि अपने जो अच्छी बात की थी, मैं कहूँ तो फेयर बात थी, कि उन्होंने कहा जनाब कि हमारे आपने ये हमें मैदान में छोड़ा हुआ है, हमारे जो अपोनेंट हैं इमरान खान साहब हूँ दीगर, उनके हाथ पाँव बांध दिए आपने, एक को जेल में डाल दिया, उनके हामी जो है पर्चे मुकदमे ये हो रहे हैं, सो मज़ा नहीं आएगा। बेसिकली वो उनकी मोहब्बत को खान साहब के साथ नहीं थी। ही वो संडे का मैसेज टू सम पावरफुल सर्कल्स कि जनाब इस पूरी जो देग पक रही है, इक़्तिदार की शब देग पक रही है, इसमें मेरा कितना हिस्सा है? इट्स ऑल अबाउट द हिस्सा, वो हिस्सा बकदरे जुस्सा। वो ये चाहते थे, अभी उनके ये इंटेंशन सामने आना शुरू हो गई है ना, कि अगर आप लोगों ने मुझे मेरे मुताबिक डील ना दी, KPK की मुझे वजारत आला ना दी, और मुझे इसमें सदर पाकिस्तान की ना दी, या बलोचिस्तान में हमें ना दिया, तो फिर मैं इमरान खान साहब का झंडा उठा लूंगा। सारे जितने ब्लैकमेल करते हैं ना, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो जरदारी साहब हूँ, आपको याद होगा बिलावल ने बयान दिए थे कि इमरान खान साहब के हवाले से, तो आपको ख्याल इमरान खान साहब की मोहब्बत थी? नो, दे वांटेड ए गुड डील फ्राम एस्टेब्लिशमेंट, कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम खान साहब का झंडा उठा लेंगे। कि देखें जाते लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि शायद अलायंस हो जाएगा PTI का और पीपल्स पार्टी का। उन्होंने अब चुप कर गए ना जी, बिल्कुल, क्योंकि जरदारी साहब को खतरा पड़ गया था, जैसे इनको खतरा था कि मुझे KPK में अगर हुकूमत ना मिली या प्रेसिडेंसी ना मिली, जैसे जरदारी साहब को खतरा पड़ गया कि अगर हमें ये बिलावल अपने आप को तो प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच कर रहा है, ये तो सिंध हमारे हाथ से निकलता है। सो जरदारी साहब ने फौरी तौर पर बिलावल को लॉन्च कर, बेटा शुरू हो जा, ताकि मैं इनसे डील मारूंगा कि सिंध भी रहेगा और प्रेसिडेंसी भी देंगे। सो लड़ाई इस वक्त पता है किस चीज़ की, कि जरदारी साहब चाहते हैं कि जनाब कि आप जो है प्रेसिडेंसी और सिंध हमें दें, नहीं देंगे तो हम खान साहब के साथ अलायंस कर लेंगे, जो इंडिकेशन देते थे वो जाती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उन्होंने अटैक कर दिया नवाज लीग पे। मौलाना साहब ने भी वही स्ट्रेटेजी इख्तियार कर लिए। अब वो क्या एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, फलां नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है, मेरी ये खबर भी है, राय भी है,
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है इस वक्त, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको नहीं जाने देगी। इवन IMF की कंडीशनैलिटीज हैं, मार्च में आपने नया प्रोग्राम लेना है उनसे, बिल्कुल आप डिले नहीं कर सकते, ना हुआ तो आपको प्रोग्राम नहीं बिल्कुल मिला। ऐसा है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर ताउन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का और पीपल्स पार्टी को तो बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे नाज़रीन को समझा दी कि पसे पर्दा वो चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो परवेज खटक साहब हैं वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन के इल्तवा के ख्वाहिशमंद है, उनके इसके पसे पर्दा उनकी क्या थ्रेट वही है जो फिर अडियाला जेल में जो हाई प्रोफाइल कैदी बैठे हैं, मतलब है फिर तो वो यही कहेंगे, PTI वाले ठीक कहते हैं, फिर आप इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप तो फिर अब डिले क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, पॉपुलैरिटी आपके ग्राफ हैं वो आपके नीचे गए हुए हैं, इतनी तमाम तौर साइफर केस था या बाकी आज हमने देखा मतलब खबर मलिका साहब का इंटरव्यू देखा, अदालत में उनके मुलाजिम का इंटरव्यू देखा, इस तरह की तमाम चीज़ों के बावजूद वो समझते हैं कि शायद क्रिज्मा जो है, पॉपुलैरिटी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। क्योंकि मैं हमेशा कहते रहता हूँ इस मुल्क का मसला जो है ना लीडरशिप के हवाले से, वो ना करप्शन है ना मोरालिटी है, ना ये इनको करप्शन फ्री इनको लीडर चाहिए इस कौम को, ना इनको मोरालिटी वाला एक बंदा चाहिए कि जिस पे कोई वो ना दाग धब्बे ना हो, ये हमारे मसले नहीं है। बिल्कुल सही। मैं इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपसे करना चाहूँगा। आज जो अदालत में खबर मलिका के फैमिली का जो एक मुलाजिम था और तवील रफाकत इस फैमिली के साथ, उसने एक तहरीरी तौर के ऊपर अपना बयान दिया और बड़े वसूख के साथ उसने चीज़ों को ऑन किया, और वो बड़ा ही परेशान कुन और बहुत ही लोगों ने उसके बड़े क्वेश्चंस किए। और ज़्यादातर लीडरशिप का ये कहना है कि जो लीडर्स होते हैं ये उनका प्राइवेट मामला है, बिलखुसूस ये जो इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का मामला था, इस तरीके से ये मंजर आम पर नहीं आना चाहिए था, ना इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि लीडर्स का मामला पब्लिक में डिस्कस नहीं हो सकता? पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में ये बहुत अहम इशू समझा जाता है कि हमारी एक कल्चरल सोसाइटी है, कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे इस तरह की बातों को पब्लिक या सरेआम मतलब बात करना अच्छा नहीं समझा जाता, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ। ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़। लेकिन हमें से डाल दीजिए, ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या एक लीडर की लाइफ जो है, ये पब्लिक की फिगर जो है, प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर हो, आपका प्रेसिडेंट हो, बिग गन्स जितने भी होते हैं जो आपकी ज़िंदगियों के जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्हें हमें रूल करना है, जिनके ख्वाहिश है अंदर के इस मुल्क का मैंने वज़ीर आज़म बनना है या सदर या जो भी बनना है, तो क्या वो अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करते रहे? उनको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। इस पर डिबेट है हमारे जैसे मुल्कों में, बिल्कुल बहुत बड़ा से। आज आप उस पर देखें कि खान साहब या उनकी पार्टी या उनके तर्जमान की तरफ से इससे पहले कि कोई जवाब आए ना आए कि गलत है सही है जो भी है, आप देखें खुद से ही, मैं देख रहा था आज तमाम के तमाम जितने भी हैं वो उस पर ये क्राउड जो है उन्होंने पहले से डिफेंड करना शुरू कर दिया, जी गलत है ये बोला, फेयर इनफ, ठीक है अपने लीडर को डिफेंड करें। लेकिन जिन उनकी मिसालें देते थे खान साहब, यूरोपियन और एग्जैक्टली वेस्टर्न, उस वर्ड पे तो वहाँ पे स्पेयर नहीं किया जाता जी। ऐसी चीजें सामने आई हैं पास्ट के अंदर बहुत से ऐसे केसेस। हम उस वक्त भी, ये नहीं आज हम बात कर रहे हैं जेल में बैठे, हम तो उस वक्त ही बात करते थे कि खान साहब को जब ज़रूरत पड़ती थी 6-7 मॉडल वो जेब में रखते, कभी चाइना का मॉडल, कभी सऊदीज़ हैं, कभी तुर्की का है, कभी नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जा रहे हैं, कभी वो UK की मिसाल है, कभी अमेरिका की, कभी फलां के, सब की देते थे। डिपेंडिंग अपॉन मॉडल था जी, उनके पास हर चीज़ का मॉडल मौजूद था। और ये मुख्तलिफ कंट्रास्टिंग ये हैं, कभी उनको चाइना का मॉडल अच्छा लगता था, कभी सऊदीज़ का, तो कभी वो ब्रिटेन और यूरोप ले आते थे। दोनों के मॉडल में एक कैपिटलिस्टिक है, एक मतलब कम्युनिस्ट है या सोशलिस्ट है, या उनके आयरन मतलब कल्टन आयरन है उन पे सारे, सो तमाम को मिस करते थे। उस वक्त खान साहब जब हाई मॉरल ग्राउंड लेने पे आते थे अगेंस्ट हिज अपोनेंट्स जी, उस वक्त उन मॉडल्स की मिसालें देते थे कि यूरोप में देखें जी बिल्कुल वो साइकिल पे आते हैं, वहाँ तो 2 रुपए की करप्शन हो, वहाँ 4 रुपए की हो, वो किसी उसका स्कैंडल आ जाए, फलाने का आ जाए तो उसको तो रिजाइन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वहाँ तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पे बस का हो जाए, वो तो इस्तीफे दे देते हैं। लेकिन जब अपनी दफ़ा बारी आती है तो हम ये लोग कहते हैं कि जनाब के नहीं यार ये उसकी लीडरशिप की पर्सनल है। पर्सनल अगर होता, बिल क्लिंटन से ज़्यादा तो कोई नहीं था ना पावरफुल प्रेसिडेंट जी। बिल्कुल, मतलब अमेरिका को अमेरिकन को छुपानी चाहिए थी ये बात, या वाशिंगटन पोस्ट को नहीं छापनी चाहिए थी ये जो उनका स्कैंडल आया था मोनिका लेविंस्की का और ये बिल क्लिंटन साहब का, तो उसको नहीं छापना चाहिए था। यही कह के कि जनाब ये क्लिंटन साहब जो हैं ये पब्लिक फिगर हैं, इनकी प्राइवेट लाइफ है, एंड ही वाज द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट इवन टिल डेट। वो 2 दफ़ा टर्म में रहे, मोस्ट पॉपुलर थे ये जो थे बिल क्लिंटन थे। लेकिन अमेरिकन ने उसको हशअप भी नहीं किया, उसको वाशिंगटन पोस्ट ने भी हशअप नहीं किया, उसको उन्होंने छापा। बल्कि वो बड़ी मज़े की बुक है जो हिलरी क्लिंटन की किताब है, उसकी जो बायोग्राफी उसने लिखी है जी, उसमें उसने पूरा चैप्टर लिखा है इस पे, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड कि जिस रात इसको बिल क्लिंटन को कॉल आई है उस वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर की जी कि हम ये छाप ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ना एतमाद में लेने की कोशिश की, जो हर मियाँ करता है बेचारा। तो उसने कहा, उसको ये हिलरी को बताया कि कल ने खबर सी लग रही है, जिस पे हिलरी बाद में वो हुई थी, उस लड़ी थी,
तो उसने कहा क्या खबर है, उसने कहा बस ऐसे ही खबर आ रही है तो मैं तुम्हें बता दूं। उसने कहा इज इट सीरियस, ये अल्फाज हैं उसके लिखे, मैंने पढ़ी है सारी वो, कि इज इट इज सीरियस। वो कहा नहीं नहीं, जैसे कोई ऐसा मसला नहीं है। अगली सुबह जब वो पूरे का पूरा छपा, शी गॉट मैड कि तुमने तो मुझे कहा था छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। तो सर हमारे वैल्यूज कल्चर एक अलहदा डिमांड्स करते हैं, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आप पब्लिक लाइफ में आएंगे जी, लोगों की ज़िंदगी को फैसले करेंगे, लोग, ये किसी की मैं बात कर रहा हूँ, आप हमारे पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, फिर आपको ना मुझसे, सोहेल भट्टी साहब से, हमारे कैमरामैन भाई से, हमारे उस NLE साहब बैठे हैं, हमारे प्रोड्यूसर राना साहब बैठे हैं, फिर इनसे आपके मॉरल हाई होने चाहिए, इंटेग्रिटी हाई होनी चाहिए। अगर मेरी जितनी ही आपके मॉरलिटी है जी, तो फिर मेरे साथ बैठे हैं, इधर भट्टी साहब बैठे हैं, तीसरे यहाँ बिठा लेते हैं। हमारी लीडरशिप की उसकी डेफिनेशन भी ये होती है कि हमसे वो ज्यादा क्लीन हो, बिल्कुल सही, क्लियर हो, इंटेग्रिटी वाला हो। अगर मेरे जैसे उसके वो जराइम है, सपोज किसी की भी बात कह रहा हूँ, तो फिर मैं उसको कैसे राइट दूंगा? तो मेरी बैठ के, अच्छा, मैं इसी एक और एस्पेक्ट जरूर आपसे जानना चाहूंगा। जिस चेयरमैन PTI की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने गुज़श्ते 10 सालों के दौरान जिस तरीके से आवाम को एजुकेट किया, जो हाई मॉरल ग्राउंड्स की एग्जाम्पल दी, तमाम इंटरनेशनल जो अच्छे मॉडल्स हैं उनकी एग्जाम्पल दी, इसके अलावा जितना उन्होंने बयानियाँ बनाने की कोशिश की, आवाम उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इस हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर जब ये चीज़ें सामने आती है, तो इसके ऊपर जब जो लोगों को एजुकेट करते रहे, इसके ऊपर तो उनके फॉलोअर्स एजुकेट नहीं हो सके। अब यही फ़र्क होता है, दो चीज़ें, कल्ट, दिस इज़ कॉल्ड कल्ट। नवाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स हैं, उन पे बहुत सारी चीज़ें उन पे भी आती थी, उनकी बड़ी प्राइवेट लाइफ की चीज़ें सामने आती रही हैं माजी में, एक्सप्लेट खान साहब की भी आती रही हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी पे भी बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं, वो भी टारगेटेड होते रहे हैं। और वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब जब 88 का इलेक्शन हुआ था तो बेनजीर भुट्टो साहबा की इस तरह की तस्वीरें छपवाई गई थी, जहाज़ों से भी छपाई। सो पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे पे अटैक करती रही है। इस तरह के जो स्कैंडल्स है, इमरान खान साहब की किताब पढ़े माई पाकिस्तान, खान साहब ने उनसे अपना जो चैप्टर लिखा है जमैमा खान साहबा पे कि मेरी उनसे डिवोर्स कैसे, उन्होंने क्लियरली इनको ब्लेम किया है, इनको नवाज शरीफ साहब को ब्लेम किया है कि इनकी कंपेन जो मेरे खिलाफ मीडिया कंपेन चलाई गई थी, मेरी पर्सनल लाइफ को टारगेट किया गया था जमैमा के हवाले से, या जो अमेरिकन खतून थी उसमें सीता वाइट के हवाले से, और दीगर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वो इनको अपने आप को खान साहब ब्लेम नहीं करते। जो बाद में जमैमा ने कहा था वो ठीक है, वो ये भी समझते थे कि मुझे टारगेट किया गया मेरे बैकग्राउंड की वजह से। साथ में वो ये भी कहते थे कि खान साहब के पास टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि अगेन पॉलिटिकल आदमी थे, वो पंजाब जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, KP के बलोचिस्तान जा रहे हैं। वो कहती थी मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं सारा दिन बोर होती रहती थी। ये उनका जमैमा का आया भी सही। और भी इशू थे कि हमें वहाँ पे उन्होंने मुझे हरास किया गया, उनकी वालदा पे पर्चे हुए, ये नवाज शरीफ साहब ने कराया वो टैलू वाले केस पे, बला बला। लेकिन खान साहब कहते नहीं, मेरी शादी इसलिए नाकाम हुई थी कि ये जो शरीफ फैमिली है ये मुझे टारगेट करती थी, और मेरी बीवी के बैकग्राउंड की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से। सो ये चीज़ें जो है लीडरशिप पे ये आना, तो फिर अगर आपको ख्वाहिश है पब्लिक लाइफ की, वज़ीर आज़म बनना है, तो फिर जो चीज़ें आएंगी, मतलब आपके मुलाजिम को ख्वाहिश नहीं है, जो आपकी कार चलाता है, ड्यूटी करता है, कुक है, यार दोस्त हैं, उनको ख्वाहिश नहीं है, उन पर कोई स्टोरी नहीं करती। सो जो पब्लिक लाइफ में आएंगे, बेशक कहते रहें जी जनाब कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आएंगे फिर भी। बाकी फॉलोअर्स को मैं फिर कह चुका हूँ सर, इस मुल्क का वोटिंग पैटर्न जो है ना सर, ना ये मोरालिटी बेस्ड है, ना ये करप्शन बेस्ड है। अपना अपना लीडर, वो कहते हैं लुटेरा अपनी मर्जी का होना चाहिए। उस तरह की मिसाल है ना, भांदे दी हाशिया बांधी है तो अण भांदे दी कैशे नहीं बांधी। जो लोग अच्छे, वो खान साहब जिनको अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जिनको नवाज शरीफ लगता है, जरदारी साहब लगते हैं, बाकी लगते हैं, इसके अलावा और कोई बेंचमार्क नहीं है। कोई इसमें मोरालिटी और करप्शन का मसला ही नहीं है। इस कौम को क्लीन क्लियर बंदा चाहिए ही नहीं, इतने ही मैं अर्ज कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर टिकटों की तकसीम के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और बहुत से बयानात भी हैं। ये मामला सिर्फ दानियाल साहब के हद तक महदूद है, ये और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी कोई ऐसी इतलात आपके पास हैं? क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर ये मालूमात हमारे लिए भी हैं कि बहुत सी शख्सियात अब अपने बच्चों को, जो बड़े हो चुके हैं, उनको चाहते हैं कि अगर खुद नेशनल असम्बली की सीट पर वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो पीछे MPA की सीट पर उनका बेटा कॉन्टेस्ट करे। तो ये मामला कहीं थम जाएगा, बैठ के हल कर लेंगे, या थोड़ा सा ये चीज़ें भी आने वाले दिनों में मजीद सामने आएंगी? मेरी तरह देहाती आदमी आप इस बात को समझेंगे, कहते हैं हवा चलना किसी की पार्टी की, हुकूमतें फलां आ रहे हैं, बस फिर उसके बाद आपको पता है पावर पॉलिटिक्स होती है, हर कोई चाहता है कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ जो हुकूमत में आ रही है। अब सबको पता है कि हवा चल पड़ी जी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, सो हर कोई अपना उसमें से पाई वो हिस्सा लेना चाहता है। वही वाली बात, हिस्सा बकदरे जुस्सा, एवरीबॉडी वांट्स इट जी। अब उन्हें ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, पंजाब में भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, जिस तरह वो तो कहते साड़ी गल हो गई है, वो जो उस मजाक चल रहा था, मैनिफेस्टो था, पूछा जाए कि साड़ी गल हो गई है, दैट्स योर मैनिफेस्टो, फेयर इनफ। अब वो ये चाह रहे हैं जो इसमें फेयर डील होनी चाहिए थी। मैं अगर अपने बेटे को, मैं MNA हूँ सपोजली, मैं अपने बेटे को लाना चाहता हूँ कि मेरी करे, वो रिप्लेस करे, फिर आप रिटायरमेंट ले लें। ये नहीं हो सकता कि आप खुद भी लेंगे, अपने बेटों को भी लेके देंगे, फलां को भी ले दें, फिर पार्टी को थोड़ा सा राइट दें कि पार्टी फिर आपके ही
आपकी फैमिली एक उसने उस कारपोरेशन के तौर पर लेने, और ये सियासतदान एक और बात भी समझते हैं जी जिस फैमिली के टिकट ज़्यादा हो जाए ना, कल को ये आपकी बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाए। मतलब 4 टिकटें आपके 4 मेंबर आ गए, जी 2 MNA आ गए हैं, 2 उधर आ गए, PPP के आ गए, अब वहाँ भी वजारतें चाहते हैं सूबे में, अब यहाँ भी चाहते हैं कि हमारे मिनिस्टर हूँ, कल को वोटिंग होती है, नो कॉन्फिडेंस होते हैं। सो पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ा कोई लंबा चौड़ा यकीनन। ये इस पे वो करते। नवाज शरीफ साहब के बच्चे नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कोई वो नहीं है, ये बड़ी इनकी रिसर्च होती है। फिर इन पार्टी को सूट करता है कि आपस में ये लड़ते रहें। कौन सी पार्टी है जिसमें ये लड़ाई आपने नहीं देखी होंगी? सो नवाज शरीफ साहब को सूट करता है कि अगर ऐसे इकबाल साहब और दनियाल साहब का फड्डा होता रहे। आपको याद है चौधरी निसार अली खान साहब और जवेद हाशमी साहब की लड़ाई होती थी, यहीं पे हमने देखी हुई जी, है। बिल्कुल एनकरेज करते थे क्योंकि हम बाहर बैठे हुए पीछे से दोनों इकट्ठे ना हो जाएं। वो भी अल्लाह के फजल से चौधरी निसार अली खान साहब और जवेद हाशमी साहब भी बिल्कुल उन्होंने महाभारत जारी रखी। एक राजपूत थे, एक हमारी साइड के मखदूम थे, महाभारत चलती रही यहाँ पे। ऐसे हम देख रहे हैं पिंडी में देख रहे हैं नासिर भट्ट साहब और उनके हनीफ अब्बासी साहब की इसी तरह की हो गई है। दोनों साइड्स के क्रेडेंशियल्स हैं, दोनों साइड पे बड़े भारी भारी बनते हैं। उधर से हाशमी साहब ने बादशाह हमारे मुल्तान से उन्होंने बगावत का झंडा उठा लेकर, लोग भूल तो नहीं कि मैं भी यहाँ पे हूँ मैं। सो इस वक्त जिस उनको पार्टी पावर में जाते हुए लग रही है कि ये आ रही हैं, तो फिर ये तो डांग सोटा चलेगा। लेकिन बिल्कुल सही, लेकिन बात वही है जी। फिर आप रिटायरमेंट ले लें जी, अपने बच्चे को आते कि मेरी एक ही सीट बनती है तो सर इसको टिकट दे दे, वो कोई करना नहीं चाह रहा। गजब। तो जो ये हसूल इक़्तिदार के लिए बड़ी रुथलेस सियासत जो माजी में पढ़ते थे मुस्लिम नॉवेल्स में, आज भी वो प्रैक्टिस उसी तरीके से जारी आप देखते हैं। बल्कि सोशल मीडिया के आने से जहाँ चाकू छुरियां नेजे ये तेज हो गए, ये तेज हो गए। ये छुरियां वो नहीं आते थे उसमें, वो कली करा लो, वो जो आते होते छुरिया चाकू तेज करा लो, साइकिल में नहीं फिर रहे होते पीछे जा रहे। अभी भी उस दिन मैं इवन इस्लामाबाद में मैंने सुना, मेरे घर के बाहर से गुजरा तो मैंने उसको रोका उसको। मैं कि यार ये तो ये पुराना कल्चर था कि छुरिया चाकू तेज करा लो। अभी भी वो आते हैं, मशीन उठाइए उस पर रगड़ के ना आपको करके देते हैं। तो सारे इलेक्शन के दिन आ गए। रही सही कसर जो छुरिया चाकू वो तेज करने का काम है ना, वो सोशल मीडिया करते हैं। फ्री फॉर ऑल, गाली एक दूसरे की ऐसी तैसी कर दो, कोई अखलाक याद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो अगले मैंने तो पहले भी कहा था लक्की रानी सर्कस लगने वाला है, ये इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने दे 15 को जी। वो दंगल लगेंगे यहाँ पे, वो यहाँ महाभारतें लड़ी जाएंगी, ऐसे ऐसे एक बारे में एक्सपोज करेंगे। अभी तो ट्रेलर चल रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बड़ी पूरी फिल्म बाकी है, बाकी नहीं पूरी फिल्म बाकी है। बिल्कुल ठीक है, 2-3 दिन सफर करें। बिल्कुल ठीक। क्लास ऑफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जैसे तैसे हो गए, लेकिन अकबर एस बाबर साहब वो एक नई फिलॉसफी, एक नई लीगल बैकग्राउंड के साथ सामने आए। और उसके बाद पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महमूद साहब ने भी बहुत सीरियस क्वेश्चन रेज किए हैं जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए गए। अब वहाँ पर चैलेंज भी हो चुके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। क्या फेड देखते हैं बल्ले की और इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस की? ये क्राइसिस पीपल्स पार्टी ने भी फेस किया था 2002 में, आपको याद होगा, जब बेनजीर भुट्टो साहबा या जरदारी साहब के इशूज़ आए थे तो पीपल्स पार्टी उन पार्लियामेंटेरियन बनाई थी। तो उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि जो उनका तलवार का निशान था उसको वो किया जाए, जो 77 से उनके पास था वो, और साथ में तीर का निशान भी था। उस वक्त उन्होंने बड़ा वाइजली अपना एक नया चेयरमैन बेनजीर भुट्टो साहब ने बना दिया था, मखदूम अमीन फ़हीम साहब को। जरदारी साहब आप जो क्लेम करते हैं ना कि मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का मैं हूँ, और आप जो दूसरी है उसका बिलावल है, जो आम दफ़ा लोग जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। उसकी कोशिश भी यही थी कि ताकि हम बच जाएँ, कि हमारी पार्टी बच जाए, पार्टी का निशान बच जाए और दीगर चीज़ें। सो खान साहब पे भी वही क्राइसिस है। लेकिन एक उस वक्त अच्छा बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं, जनाब मुशर्रफ साहब बड़े सख्त खिलाफ थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब के, वो तो कहते थे इनको वापस नहीं आने देंगे। सो उन्होंने पूरी कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को भी क्रश किया जाए। इनके भी 18-20 लोग जीते थे, बेनजीर भुट्टो साहबा को भी था, इनको भी किया जाए। वो खैर क्योंकि अपोजिशन में थी, सिंध में वोट था, सो वो ज़्यादा सीटें लेकर आ गई। जिसके बाद कोशिश भी की गई थी, अमीन फ़हीम को वो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर बनाने को भी तैयार थे, वो तो बेनजीर भुट्टो साहब नहीं मानी थी। रीज़न क्या थी? वो सिंध से किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाह रही थी कि अगर एक दफ़ा मैंने खुद नाम दे दिया सिंध से तो कल को एस्टेब्लिशमेंट हर दफ़ा कहे कि बीबी आप छोड़ें, आप इनको ले आएं। वो तो मैंने इस वन वाला फार्मूला था जो बीबी नहीं मानी थी, इसलिए उन्होंने 5 साल इंतजार कर लिया था। जरा आप सियासतदानों को ना वो समझदार है, मैं कहूँगा चलाकी नहीं कहूँगा, बहुत हाथ पाँव मारे थे, बड़े हाथ। और उनके जनाब मुशर्रफ के साथ बड़ी शाम की पार्टियां भी होती थी उनके, अच्छे खासे उनका मिलना जुलना था, उठना बैठना था, रात को देर तक गप लगाते थे। वो चाहते थे कि अमीन फ़हीम साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बीबी ने नहीं बनने दिया। हालांकि जरदारी साहब जेल में थे, बीबी पे केसेस थे, अब्सकॉन्डर हो गए, रेड वारंट जारी हो गए, उन्होंने होते रहे। सिंध से मैंने अपने होते हुए वज़ीर आज़म नहीं आने देना। जरदारी साहब ने भी इसलिए इन गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि उन्होंने सदर बनना था। जी बिल्कुल, इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब कि इनको पंजाब से वज़ीर आज़म होगा तो मैं सदर बन लूँगा, सिंध से वज़ीर आज़म नहीं आने देंगे। सर मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। वही सिचुएशन इस वक्त खान साहब को है। खान साहब ने भी वही रूट लिया है और बड़ा वाइजली रूट लिया, मैं समझता हूँ कि हालांकि उनके फॉलोअर मानने को तैयार नहीं हैं, वो अभी भी समझते हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, खान साहब को पता नहीं खान साहब बोले हैं।
सो अब सारी बाल जो है ना दोबारा चली गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कोर्ट में, जैसे अकबर एस बाबर हैं, वैसे वो कहते हैं ही हैज़ बिकम ए पेन इन द नेक। जी बिल्कुल, ये है ना इनके वो ऐसा पीछे पड़ा है, वैसे अल्लाह माफी दे, वैसे ऐसे भी हमने खुद लगाया था, बड़ी तारीफ करते थे, इससे बेस्ट कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो नहीं सकता था। अकबर एस बाबर जो है वो लाइक इट और नॉट, मेरी तो उनसे कोई ऐसा मुलाकात भी नहीं है कोई, लेकिन उसने वो कहते नाकू चने वो चबाना, क्या कहते हैं मुहावरा, नाकू चने चबाना, उसने इनको वो पीटीआई को अगर वही के फॉरेन फंडिंग में पीछे पड़े, वहां पे उन्होंने इनको वो किया, अब इनके पीछे पड़ गए। अब बाल इज इन उसके सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में इन्होंने कभी जो अल्फाज यूज़ करते रहे, उनको इमेज टॉर्निश किया, उन पे ट्विटर पे उन्होंने ऐसी बातें की। एक भाई ठीक है, आप उन पे तनकीद ज़रूर करें, लेकिन जिस तरह के उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, राजा साहब को, उनको अपना टारगेट किया गया और उनको डिफेम किया गया, उनको थ्रेट्स किया गया, धमकियाँ दी गई, तो खान साहब ने भी तो मतलब किसी के साथ बना के रखी तो नहीं है अल्लाह के फजल से। वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करनी हो, पार्लियामेंट से, मीडिया से, जिसकी तारीफें की, और उसी कुछ ही अरसे बाद फिर उसके सामने चार्जशीट उन्हीं के पास आपकी फेट है। ऐसे काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ उन्होंने रेफरेंस फाइल किए थे, अब उनको लेटर लिख रहे हैं। बिल्कुल तो खान साहब ने भी तो किसी के साथ कोई दुआ सलाम ठीक नहीं रखी ना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगली स्टोरी जाने बढ़ते हैं क्लास साहब। इस स्टोरी के अंदर बड़ी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन ये बड़ी दुख के साथ मैं स्टोरी बयान करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा जब बिजली की निर्खों में इजाफा होना शुरू हुआ, बिल्कुल जुलाई अगस्त के अंदर, जितने भारी बिल आए, मुल्क भर के अंदर लोगों की चीखें निकल गई, लोगों ने खुदकशियां भी की, बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट में 60 रुपये फी यूनिट चला गया। उसके बाद वो इंटरेस्टिंग ये हुआ, गुज़श्ता रोज़े के अहम ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, 5 लोगों को बुलाया गया, जिसे मुझे भी जाने का मौका मिला। वफाकी वज़ीर सोलंकी साहब ने अरेंज की थी, लेकिन राशिद लंगड़ियाल साहब ने ब्रीफिंग दी। लंगड़ियाल साहब प्रेजेंटेशन बहुत शानदार तैयार करते हैं, बड़ी तैयारी करके आए थे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, लेकिन वो हमें बाद में थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि आज शाम को एक और रिपोर्ट आने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रेम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए हमारे थोड़ा सा माइंड क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन हुए नहीं क्लियर। आप लोग थोड़ा कोई आसानी से हाथ आने वाले हैं, अल्लाह माफ़ी दे सहाफ़ियों से, आप लोगों से कि वो बेचारे क्या क्लियर करते हैं। आप लोग, आप होने वाले हैं सारे लोग। Anyway, sorry for interruption। जी बिल्कुल। तो वो हुआ ये कि उन्होंने वहाँ पर पूरा उन्होंने बताया, 2-3 बड़ी परेशान कुन बातें थी। पहली बात ये की, फिर अगले अहम स्टोरी पे आता है। उन्होंने कहा जी कि जितना बिजली का रेट हम बढ़ा चुके हैं, तैयार रहें, साढ़े तीन ही रहना, इसलिए कि रवा माली साल के दौरान बिजली का रेट बढ़ने के बावजूद 976 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ये मजीद हमने रिकवर करने हैं, क्वार्टरली एडजस्टमेंट हो, कुछ उधर से IMF भी सर के ऊपर बैठा हुआ कि आप डिले भी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी खौफनाक बात थी। बड़ी जब आपको प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की थी अच्छी खबरें देने के लिए, इस वक्त रात को सोते हुए रात के 11 बजे लोगों को आप 960 अरब रुपए की आप खबर दे के लोगों को स्लीपलेस नाइट्स क्यों रातें खराब कर रहे हैं। मैं इसलिए चाहता हूं कि इनकी आज रात को अगर इनकी स्लीपलेस नाइट होगी ना, तो मे भी शायद आने वाले दिन में कुछ इनकी बचत हो जाए, वरना बड़े खतरनाक इनकी क्या बचत आवाम क्या कर सकती है, क्या बचत ना चले खबर दे दें, फिर हम आवाम ये बचत कर सकती है। अच्छा, एक तो ये मामला था बड़ा परेशान कुन, और इनकी एफिशिएंसीज हैं, उसका थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा क्यों मुसलसल ये बढ़ रहा है। ये कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन मामला उस तरफ अभी नहीं है। अगला काम क्या किया है, वहां पर उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन के अंदर 5 तकसीम कार कंपनी थी आउट ऑफ 10, जो जिनका ना लॉस नहीं है, जो टेक्निकल लॉस नहीं है, थेफ्ट वहां पे नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि ये रेवेन्यू कैसा पूरा कर रही है। मैप को उसके अंदर है, लेस को उसके अंदर है, गैप को उसके अंदर है, उसके अंदर फेस्को है। तो मैंने कहा ये क्या मामला है, तो वहां बताया गया कि यार मामला ये है कि ये ना जरा ओवर बिलिंग कर लेती हैं। अच्छा, 100-150 अरब की ना और बिलिंग करके तो अपना खाता पूरा कर लेती हैं। ये बड़ी शॉकिंग बात थी, तो इतने प्यार से उन्होंने कह दिया। मैंने वो बात पकड़ी और फिर मैंने उसको थोड़ा फर्दर प्रोब किया, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत। उन्होंने कहा कि ये 125 अरब सालाना नहीं करती। ये जो 5 कंपनियां, सारी कंपनियां ये सालाना 350 से 400 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करती हैं मुख्तलिफ बड़े कस्टमर्स का, जिनको ये डेलिब्रेटली बिजली की तकसीम कार कंपनियों के तगड़े जो अफसरान हैं, डेलिब्रेटली जिनको थेफ्ट कराते हैं। और ओवर बिलिंग किसको, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर को। और एक महीने में, सिर्फ जुलाई के महीने में 1 करोड़ से जायद घरेलू सार्फिन को ओवर बिल्ड किया गया है कि अपना नुकसान कम करने के लिए। और जिनको बिजली चोरी करवाते हैं डेलिब्रेटली, जब से थेफ्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपने एक केस ऐसा सुना है कि एक इंडस्ट्रियल कस्टमर पकड़ा गया जो महीने की करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करता है। एक कमर्शियल कस्टमर हमने नहीं सुना। सारे डोमेस्टिक के ऊपर हाथ डाले जो 2000-2500, अच्छी बात है, उधर नहीं गए। अच्छा, ये सबको, हुकाम बाला को सबको पता है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के जो करता धरता हैं, जो सफारिश पे आके लगते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टीज की पॉलिटिकल कैंपेन को, अपने MNAs की कैंपेन्स को फंड करते हैं, और नीचे जो एक्शन है वो किस तरीके से माल दे के लगते हैं, वो अपना टारगेट कैसे पूरा कर रहे हैं उन गरीब दिहाड़ीदार लोगों के ऊपर। अच्छा, क्या है जी कि
कि लोगों को पता नहीं चलता, मुख्तलिफ तरीकों से वारदात डालते हैं। फिर नेपरा ने कल शाम को रिपोर्ट जारी कर दी, उन्होंने स्टैंप कर दिया कि अगर घरेलू सार्फिन को मुल्क भर की कंपनी जिसमें कि इलेक्ट्रिक भी शामिल है और 10 तकसीम कार कंपनी भी शामिल है, घरेलू सार्फिन को सारी कंपनियां ओवर बिलिंग कर रही हैं अपना नुकसान पूरा करने के लिए। लास्ट जो बिजली की कीमत बढ़ने की आई खबर आई थी वो क्या स्टोरी है? 3 रुपए 60 पैसे थी मेरा ख्याल जी, से। ये 3 रुपये 60 पैसे का जिन्होंने बम गिराया है, ये इन्होंने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में भराया है। ये अगर 1 महीने के लिए है, लेकिन फिर अगले महीनों में जो 976 रुपए की रिकवरी करनी है उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मीटर रीडर गड़बड़ कर रहे हैं, लाइन मैन गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट सा सोल्यूशन है जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं। आप इसको रोकने के लिए आप एडवांस मीटिंग सिस्टम जिसके मोबाइल के ऊपर कस्टमर को भी पता हो, कंपनी को भी पता हो, बगैर मीटर रीडर भेजे आप बिल रीडिंग कर लेंगे, क्यों नहीं लगाते? वो कहते हैं जनाब के इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, इस तरफ ना जाएं। तो कैसे ये काम चलेगा? दुनिया भर के अंदर जो रेट हमारा डोमेस्टिक का इंडस्ट्रियल का पहुंच चुका है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है जी। सर अब आपने कौम को मतलब रात को कोई आपने सुलाने का जो बंदोबस्त किया है जी, खैर बिल्कुल ठीक। इस पे मेरा ख्याल IMF की जो शराइत थी, मैं कल हमने स्टोरी कर रहे थे, अब इस पे आप ये रोना लाए, हम कल रोना लाए थे। 2004, 2006 और 2014 जी, उस वक्त के बैंक लोन जो हैं वो रिपे नहीं किए गए और $6 लाख रोजाना का मार्कअप पड़ रहा है। बिल्कुल कल ही हमने स्टोरी की थी। फर्दर भी इससे आप देख लें इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो है, इस मुल्क के रूलिंग एलीट है, वो कितने सिंसियर हैं कि पैसे देने के बजाय रोजाना के 105 अरब रुपए का असल ज़र था, 152 अरब रुपया सूद दे चुके हैं उस पे। बिल्कुल बड़ा ये जिसपे मजीद स्टोरीज करेंगे, बड़ा अलमिया। अगर इस मुल्क की मौशियत ने ग्रो करना है और अगर आम आदमी को रिलीफ देना है, तो जो गैर मुनसिफाना तौर के ऊपर ओवर बिलिंग की जा रही है और बिजली का रेट मुसलसल बढ़ रहा है, उसको रोकना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।